नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट यूरोप की 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम यानी FCAS प्रोग्राम को लेकर है। दोस्तों, फ्रांस और जर्मनी का जॉइंट फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम यानी FCAS अभी एक अनसर्टन फेज में एंटर कर चुका है। जनवरी 2026 का जो डेडलाइन रखा गया था, जिसमें नेक्स्ट डेवलपमेंट फेज को फाइनल करना था, वो अभी बिना किसी एग्रीमेंट का निकल चुका है। ऑफिशियल स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि प्रोग्राम कैंसिल नहीं हुआ है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर पेरिस और बर्लिन के बीच कुछ सीरियस डिफरेंस सामने आ चुके हैं। FCAS का एम 6th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट, अनमेंड सिस्टम, सेंसर और कॉम्बैट क्लाउड को डेवलप करना था, लेकिन इंडस्ट्रियल लीडरशिप, वर्क शेयर और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लेकर दोनों कंट्री के व्यू अभी काफ़ी अलग अलग रहे हैं। इसी वजह से प्रोग्राम रिपीटेडली डिले होता जा रहा है। सोर्सेज के मुताबिक जर्मनी की तरफ से अभी अपनी एक प्लान बी पर भी काम करना स्टार्ट कर दिया गया है। लेट 2025 से रिपोर्ट आ रही थी कि एयरबस और स्वीडन की साब के बीच अभी एक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर को डेवलप करने पर डिस्कशन शुरू हो चुका है। साब पहले से अपने फ्यूचर फाइटर कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा था, जिसको अभी इनफॉर्मल तौर पर F सीरीज कहा जा रहा है। तो अभी अगर फ्रांस के साथ FCAS प्रोग्राम फेल हो जाता है तो जर्मनी स्वीडन के साथ मिलकर एक अलग ही 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम को लेके आगे बढ़ सकता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जर्मनी की तरफ से अभी भारत को इसमें एक पॉसिबल पार्टनर के रूप में देखा जा रहा है। इसका रीजन भी काफी सिंपल है, क्योंकि अगर जर्मनी और स्वीडन का ये प्रोग्राम सिर्फ उन दोनों तक ही लिमिटेड रहेगा तो ऑर्डर नंबर काफी कम हो सकते हैं, क्योंकि अभी यूरोप में मल्टीपल 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट को डेवलप किया जा रहा है और सभी मेजर पावर अभी ग्रुप बनाकर अपनी अपनी एयरक्राफ्ट को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से अगर ऑर्डर नंबर कम होता है तो ये किसी भी 6th जनरेशन फाइटर को फाइनेंशियली बनाना काफी मुश्किल करने वाला है। अब भारत, जिसे फ्यूचर में हंड्रेड्स ऑफ नेक्स्ट जनरेशन फाइटर की जरूरत पड़ने वाली है, जर्मनी के लिए एक आइडियल स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकता है। इंडियन एयरफोर्स को आगे चलकर अपनी MiG-29, मिराज 2000 जगुआर और उसके बाद Su-30 MK को भी रिप्लेस करने की जरूरत पड़ने वाली है। जर्मनी की ऑफिशियल्स की तरफ से भी इनफॉर्मल लेवल पर भारत के साथ बातचीत करना शुरू कर दिया है, लेकिन फिलहाल अभी बातचीत कुछ आगे नहीं बढ़ पाया है। ये सब इस बात पर अभी पूरी तरीके से डिपेंड करने वाला है कि फ्रांस और जर्मनी की FCAS प्रोग्राम सर्वाइव कर पाता या फिर नहीं कर पाता। अगर ये नहीं कर पाता तो जर्मनी साब के साथ मिलकर F सीरीज को डेवलप करने वाला और तब जाके वो इसमें भारत को शामिल करने के बारे में प्लान कर सकते हैं। इसी बीच दूसरी तरफ अभी UK, इटली और जापान का GCAP प्रोग्राम आराम से स्टडीली प्रोग्रेस करता जा रहा है, जिससे FCAS प्रोग्राम पर प्रेशर काफी बढ़ता जा रहा है और इसमें भी भारत को इन्वाइट किया जा चुका है, लेकिन अभी तक भारत की तरफ से इनमें से किसी भी प्रोग्राम में ज्वाइन करने के बारे में कोई भी पॉजिटिव सिग्नल नहीं दिया गया है। अगला अपडेट इंडियन नेवी के MS-60R Seahawk हेलीकॉप्टर और इजराइल की आइस ब्रेकर मिसाइल को लेकर है। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के बाद अभी इंडियन नेवी की तरफ से भी रफाल के आइस ब्रेकर स्टेल्थ एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल को अपने सर्विस में शामिल करने के लिए इवेल्युएट किया जा रहा है। सोर्सेज के मुताबिक नेवी अभी अपने MS-60R रोमियो Seahawk हेलीकॉप्टर के लिए आइस ब्रेकर मिसाइल को कंसिडर किया जा रहा है, जो नेवल एविएशन की स्ट्राइक कैपेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा इन्हांस कर सकता है। जब इंडियन नेवी की तरफ से 24 MS-60R हेलीकॉप्टर का ऑर्डर दिया गया था, तब उनके साथ हेलफायर मिसाइल और मार्क 54 लाइटवेट टॉर्पेडो को भी खरीदने की बात की गई थी। हालांकि ग्लोबली MS-60R हेलीकॉप्टर में कोंग्सबर्ग की नेवल स्ट्राइक मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन भारत की तरफ से नेवल स्ट्राइक मिसाइल को अपनी सीहॉक फ्लीट में इस्तेमाल करने के लिए एक्वायर नहीं किया गया था। यहीं पर आइस ब्रेकर मिसाइल एक स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव के रूप में सामने आ सकता है। रफाल का आइस ब्रेकर मिसाइल स्पेशली हेलीकॉप्टर, लाइट एयरक्राफ्ट और स्मॉल कॉम्बैट वेसल से इस्तेमाल किया जा सकता है। इस मिसाइल का वेट लगभग 400 किलोग्राम है, जो MS-60R Seahawk हेलीकॉप्टर के पेलोड एनवलप के अंदर आ जाता है और कंफर्टेबली फिट होने वाला है। इसी वजह से अभी इंडियन नेवी की तरफ से इस मिसाइल को टेक्निकली वायबल और हेलीकॉप्टर फ्रेंडली ऑप्शन माना जा रहा है। इसके कॉन्ट्रास्ट में DRDO का नेवल एंटीशिप मिसाइल मीडियम रेंज फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए डेवलप किया गया था और उसका वेट भी लगभग 600 किलोग्राम, उससे थोड़ा ज़्यादा होने वाला है, जो हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के लिए सूटेबल नहीं माना जा रहा है। इसको सिर्फ फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किया जा सकता है। नेवी के पास अभी DRDO की नेवल एंटीशिप मिसाइल की शॉर्ट रेंज वेरिएंट यानी NASM SR भी एक ऑप्शन के तौर पर मौजूद है, जिसका वेट अराउंड 380 किलोग्राम के आसपास है और इसका रेंज करीब 50 किलोमीटर के आसपास होने वाला है। ये मिसाइल हेलीकॉप्टर के लिए ऑप्टिमाइज किया गया और इसको क्लोज टू मीडियम रेंज की स्ट्राइक के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन फ्यूचर में
नेवी आइस ब्रेकर और NASM-SR मिसाइल का कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करने का फैसला किया जा रहा है, जहां पर आइस ब्रेकर को लॉन्ग रेंज स्टैंड अप स्ट्राइक के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और NASM-SR मिसाइल को क्विक रेस्पॉन्स और क्लोज रेंज कैपेबिलिटी के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की रॉकेट आर्टिलरी कैपेबिलिटी को लेकर है। दोस्तों, IIT मद्रास की तरफ से अभी भारत की आर्टिलरी रॉकेट टेक्नोलॉजी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की तैयारी किया जा रहा है। सोर्सेज के मुताबिक IIT मद्रास की तरफ से अभी VM-21 ग्रैड सिस्टम के लिए एक 122 mm स्टैंडर्ड की रैमजेट पावर रॉकेट को डेवलप करने पर काम किया जा रहा है। ये डेवलपमेंट इंडियन आर्मी के सबसे वाइडली डिप्लॉयड मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की रेंज को और इफेक्टिवनेस को काफ़ी ज़्यादा एनहांस कर सकता है। BM-21 ग्रैड अभी 122 mm स्टैंडर्ड की रॉकेट को फायर करते हैं, जिनकी टिपिकल रेंज 20 से 40 किलोमीटर के अंदर होता है। रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम के साथ ये रॉकेट बूस्ट फेज के बाद भी पावर फ्लाइट मेंटेन कर सकते हैं, जो कि कन्वेंशनल सॉलिड फ्यूल रॉकेट में पॉसिबल नहीं हो पाता है। IIT मद्रास की तरफ से पहले से ही 155 mm स्टैंडर्ड की रैमजेट असिस्टेड आर्टिलरी सेल को सक्सेसफुली डेवलप किया जा चुका है और अभी इसी एक्सपीरियंस को बेस करके रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम में इसका इस्तेमाल करने की प्लानिंग किया जा रहा है। रैमजेट एक एयर ब्रीथिंग इंजन होता है जो रॉकेट को ज़्यादा देर तक हाई स्पीड पर फ्लाई करने में मदद करने वाला है। इसका मतलब ये है कि रॉकेट ज़्यादा रेंज अचीव कर सकता है, हायर स्पीड और टर्मिनल एनर्जी को मेंटेन कर सकता है और टारगेट पर ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट को डिलीवर कर सकता है। हमारे ग्रैड यूनिट इसके साथ सेफर स्टैंड अप डिस्टेंस से एनिमी की आर्टिलरी, लॉजिस्टिक हब्स और बाकी कोई भी पोजीशन को हिट कर सकते हैं। सोर्सेज के मुताबिक ये रैमजेट प्रोपल्शन कॉन्सेप्ट 214 mm स्टैंडर्ड की पिनाका रॉकेट सिस्टम के लिए भी इवैल्यूएट किया जा रहा है। पिनाका अभी इंडियन आर्मी की लॉन्ग रेंज रॉकेट आर्टिलरी का बैकबोन बन चुका है। अगर रैमजेट पावर पिनाका डेवलप होता है तो फ्यूचर में इसका रेंज और टर्मिनल वेलोसिटी एक बिल्कुल नए परफॉर्मेंस क्लास को टच कर सकता है। इससे हार्डन टारगेट के अगेंस्ट में बेहतर पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी और डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी मिलने वाली है। IIT मद्रास का मेन फोकस अभी एक कॉम्पैक्ट और रग्ड रैमजेट मॉड्यूल को डेवलप करना है, जो कि रॉकेट लॉन्च के एक्सट्रीम फोर्स को सर्वाइव कर पाएगा। इसमें बूस्ट फेज के बाद रिलायबल इग्निशन, स्टेबल सुपरसोनिक फ्लाइट, थर्मल प्रोटेक्शन और फ्यूल एफिशिएंसी जैसे क्रिटिकल एस्पेक्ट के ऊपर काम किया जाने वाला है। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो भारत उन लिमिटेड कंट्रीज के लिस्ट में शामिल होने वाला है जो रैमजेट पावर आर्टिलरी सिस्टम पर काम कर रहे हैं। ये अप्रोच हमारी एग्जिस्टिंग BM-21 ग्रैड और पिनाका लॉन्चर को रिप्लेस किए बिना उनकी कैपेबिलिटी को मैसिवली अपग्रेड करने का कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन भी होने वाला है। अगला अपडेट रशिया की Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट को लेकर है। दोस्तों, सुखोई डिजाइन ब्यूरो के एडवांस प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के चीफ दिमित्री अरोनोव ने अभी ऑफिशियली Su-57 की एक्सपोर्ट वेरिएंट के कुछ मेजर फीचर को डिस्क्लोज किया है। यह डिस्क्लोजर ऐसे टाइम पर आया जब भारत अपने फ्यूचर 5th जनरेशन फाइटर ऑप्शन को इवेल्युएट कर रही है और अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बताया जा रहा है कि रफाल डील के बाद भी भारत 2 से 3 स्क्वाड्रन 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को खरीदने वाला है, जिसमें यूएस की तरफ से अभी F-35 का ऑफर आने के बाद रशिया की तरफ से अभी Su-57 को एक बैलेंस और कॉम्बैट प्रूवन ऑप्शन के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है। एरोनॉव के मुताबिक किसी भी मॉडर्न फाइटर को सिर्फ स्टेल्थ या उसकी सेंसर के बेस पर जज नहीं किया जाता। रियल कॉम्बैट इफेक्टिवनेस तब आती है जब स्टेल्थ, स्पीड, एजिलिटी, सेंसर पैकेज, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, वेपन्स और मेंटेनेंस सब कुछ एक हार्मोनाइज सिस्टम की तरह काम करते हैं। रशिया का क्लेम है कि Su-57 इसी बैलेंस अप्रोच के साथ डिजाइन किया गया है। इसी पॉइंट पर रशिया की तरफ से F-35 और Su-57 के बीच कुछ मेजर डिफरेंस को हाईलाइट किया गया है। रशिया का कहना है कि F-35 को मोस्टली एक प्राइमरी स्ट्राइक सेंट्रिक कंपेनियन एयरक्राफ्ट के रूप में डेवलप किया गया, जबकि Su-57 को शुरू से ही एक मल्टी रोल एयर डोमिनेंस फाइटर के रूप में डिजाइन किया गया है। Su-57 में कॉम्प्रिहेंसिव रडार सिग्नेचर रिडक्शन मेजर इस्तेमाल किए गए हैं, जिसमें एयरफ्रेम शिपिंग, इंटरनल वेपन बे, एंटीना प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक एमिशन कंट्रोल मोड्स और एडवांस रडार ऑब्जर्विंग मटेरियल शामिल हैं। सुखोई का कहना है कि इन रडार ऑब्जर्विंग मटेरियल की कोटिंग जो है, इनकी अब्जॉर्प्शन परफॉर्मेंस वेस्टर्न स्टेल्थ फाइटर के कंपैरेबल है, लेकिन मेंटेनेंस और ड्यूरेबिलिटी के मामले में ये ज़्यादा प्रैक्टिकल है, जो भारत जैसी डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन वाले एरिया के लिए काफ़ी ज़रूरी होने वाले हैं। इसके अलावा Su-57 की सबसे बड़ी खास बात उसकी फ्लाइट परफॉर्मेंस मानी जा रही है। ये दुनिया का इकलौता 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है जिसमें लो ऑब्जर्वेबल एडजस्टेबल सुपरसोनिक एयर इंटेक का इस्तेमाल किया गया, जिसे ये मार्क 1.6 से ऊपर भी बेहतर एक्सेलरेशन, क्लाइंब रेट और सर्विस सीलिंग को मेंटेन कर पाता है।
Su-57E मार्क 1.4 से मार्क 1.6 के आसपास सस्टेन सुपरसोनिक क्रूज कर सकता है, जो बाकी कोई भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं कर सकता है। और ये 14 से 16 किलोमीटर के एल्टीट्यूड से भी मिसाइल को लॉन्च कर सकता है। इससे मिसाइल की काइनेमेटिक्स और एंगेजमेंट रेंज में सिग्निफिकेंट एडवांटेज मिलने वाला है, जो F-35 कभी भी नहीं कर सकता है। Su-57 अपने इंटरनल वेपन बे में लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल के साथ साथ पहली बार ग्लोबली एक इंटरनल लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल को कैरी कर सकता है और लॉन्च कर सकता है, जो बाकी कोई भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं कर सकते हैं। इसकी मॉड्यूलर इंटरनल बे इस तरीके से डिज़ाइन किया गया कि एयरक्राफ्ट को मिशन स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन मिलने वाला है, चाहे एयर डोमिनेंस रोल हो, लॉन्ग रेंज पेट्रोल या फिर स्टेल्थ स्ट्राइक ऑप्शन हो, सभी मिशन के लिए इसको कस्टमाइज किया जा सकता है। साथ ही Su-57E सभी पुराने रशियन ओरिजिन फाइटर के साथ भी एक यूनिफाइड टैक्टिकल नेटवर्क के अंदर ऑपरेट कर सकता है, जो मिक्स्ड फ्लीट ऑपरेशन में काफ़ी यूजफुल होने वाली। और इन्हीं सभी कारणों की वजह से Su-57 भारत के लिए एक बहुत ही आइडियल चॉइस होने वाला है, और ऐसा रशिया की तरफ से क्लेम किया जा रहा है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।